नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन भूगोल की कक्षाओं में। और हम पढ़ रहे हैं हमारा उन जो इंडियन क्लाइमेट सिस्टम है उसको हम देख रहे हैं, भारतीय क्लाइमेट को। हमने शीत ऋतु और कुछ और चीज़ों को उस वीडियो में इंट्रोडक्शन के रूप में समझने का प्रयास किया है। हम शीत ऋतु देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें ग्रीष्म ऋतु की। हमारे यहाँ 4 ऋतुएं होती हैं, हम तो उन्हीं ऋतुओं को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की। तो बात करें इसके टाइम की, तो ये जो है मार्च से लेकर के और मध्य जून तक, मिड जून तक ये ऋतु हमारे यहाँ रहती है। हम कुछ बेसिक फीचर देखेंगे तो वही केवल डिस्कस करते हुए चलें। हुआ क्या है, हमने पिछले उसमें भी देखा था, ये हमारी पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। जब शीत ऋतु थी तो हमने देखा था कि सूरज की जो स्थिति थी वो लंबवत मकर रेखा पर थी। अब पृथ्वी की जो स्थिति है वो बदल चुकी है और सूर्य अब सीधा कहाँ चमक रहा है, उत्तरी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर सूरज की स्थिति है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं। तो हमारा जो भारत में है वहाँ पर सूर्य की जो स्थिति है, लगभग 21 मार्च के बाद सूरज है वो ऊपर की ओर सरकना शुरू कर देता है, जिसके कारण क्या है, गर्मियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो मार्च से मध्य जून तक का जो समय है वो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम कुल बेसिक बातें देख लेते हैं। तो इन दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत, मूलतः उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के जो एरिया हैं वहाँ पर क्या होती है, एक गर्म पवन चलती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में लू कह देते हैं। क्या ये पवनों का स्वरूप क्या होता है, शुष्क होती हैं, बहुत शुष्क होती हैं और गर्म होती हैं। ये गर्म और शुष्क पवनें तेज़, स्पेशली हम देखते ही हैं, कहते भी हैं कि लू लग गई या लू चल रही है। तो इसके कारण क्या है, प्रतिवर्ष जनहानि उठानी पड़ती है, क्योंकि ये पवनें बहुत गर्म होती हैं, बहुत शुष्क होती हैं, दिन के समय चलती हैं स्पेशली, क्योंकि रात को टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। तो इन पवनों का जो अस्तित्व है मूलतः दिन में ही रहता है। अब हम एक बहुत स्पेसिफिक टर्म की बात करेंगे, ITCZ। ये हम जब आगे मॉनसून मैकेनिज़्म देखेंगे तब हम इसको और ढंग से समझेंगे। अभी केवल आप इस नाम को सुन लीजिए। इसको कहते हैं अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। जनरली साधारण शब्दों में, जैसे ये हमारी पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो ये रीजन रहता है, इसे हम डोल्ड्रम कहते हैं। इसमें क्या है, वर्ष भर पवनों की स्थिति बनी रहती है। ये जो क्षेत्र है, अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा के आसपास रहना चाहिए, लेकिन इसकी जो स्थितियां हैं सूरज की लोकेशन के साथ साथ बदलती रहती हैं। ये अगर सूरज दक्षिण गोलार्ध में जा रहा है तो ITCZ नीचे की ओर खिसक जाएगा। अगर सूरज की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है तो ITCZ भी उसके साथ साथ इस तरीके से ऊपर खिसकता हुआ चला जाएगा। अभी केवल इतना समझने के लिए काफ़ी है। आगे हम इसको जब मानसून पढ़ेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, तो उसको थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु में ITCZ जो है हमारी कर्क रेखा के भी पार पहुंच जाता है, कर्क रेखा के ऊपर पहुंच जाता है। इस तरीके से ये हमारे राजस्थान वाला रीजन है, यहाँ से हमारी कर्क रेखा जा रही है। तो ITCZ की स्थिति इस तरीके से हमारे देश के ऊपर से हो जाती है। ITCZ को एक तरीके से मानसून गर्त के रूप में लिया जाता है। ये आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ITCZ की स्थिति, हम केवल अभी ग्रीष्म ऋतु की परिस्थितियों की, उसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर रहे हैं। तो केवल उस संदर्भ में बता देता चलूँ कि ITCZ जो है हमारे कर्क रेखा के आसपास तक आ जाता है। इस ऋतु की एक और महत्वपूर्ण परिघटना जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइम पे
कुछ स्थलीय शुष्क एवं गर्म पवनें जब चलती हैं ये, और यही पवनें जब समुद्री जगहों पर या कुछ आर्द्र स्थानों से होकर के आती है तो कुछ आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। या ग्रीष्म ऋतु के समय, जैसे मान के चलो अभी ये जो हमारा मैप है, यहाँ पर हमने देखा है कि उत्तर पश्चिम की ओर से उत्तर पश्चिम और उत्तर जो भारत है वहाँ पर गर्म पवनें चल रही हैं। और चूँकि ये भी हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में कि जहाँ प्रेशर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव और स्थलीय तापमान के बीच में विपरीत संबंध होता है। अब गर्मी पड़ रही है तो तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पूरे इंडिया जो मध्यवर्ती भारत, स्पेशली उत्तरी भारत, पाकिस्तान में पेशावर के निकट, साइबेरिया में भी यहाँ पर बेकाल झील के निकट लो प्रेशर बन जाता है, एक मैसिव लो प्रेशर बन जाता है, जिसके कारण क्या हो, जबकि सागरों पर इस समय टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता तो जो प्रेशर है वहाँ पर हाई होता है। और हवाओं का एक सिस्टम हम पहले भी देख चुके हैं कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी तो हवाएं इस तरीके से चलना शुरू कर देती हैं। जब भी कभी, अब इधर तो चल रही है गर्म और शुष्क पवनें, यहाँ पर मैं एक आपको अलग रंग से बना करके दिखाता हुआ चलूँ ताकि समझ में ठीक से आए। यहाँ पर हमारे चल रही हैं गर्म और शुष्क पवनें, थोड़ी मात्रा में अभी प्रेशर इतना हाई नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारा प्रेशर जो बना है लो प्रेशर, वो अभी इतना मैसिव नहीं है। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जब ये एकदम डीप एक तरीके से डिप्रेशन टाइप में जब बनेगा तब रैपिडली हवाएं आएंगी। अभी लेकिन फिर भी लो प्रेशर तो है ही, और लो प्रेशर होने के कारण क्या है, समुद्रों से हवाएं आ रही हैं। और जब ये इन आर्द्र पवनों का और इन शुष्क पवनों का जहाँ मिलन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत रैपिडली, प्रचंड रूप से, एक तरीके से तूफान रूप में तूफान और झंझावत के साथ वर्षा होती है, प्रचंड तूफानों की उत्पत्ति होती है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे मई में या जून में आंधी के साथ बारिश होती है, कड़ाके की बिजली और कई बार ओलों के साथ भी बारिश हो जाती है। तो ये किसके कारण होता है, ये जिसको प्री मानसून हम रेन कह देते हैं। और वो होती क्यों है, कि ग्रीष्म ऋतु का हम एक फैक्टर देख रहे हैं कि जब आर्द्र पवनें जो कि सागर से आ रही हैं और हमारे यहाँ चलने वाली शुष्क पवनें जो हैं, जब आपस में मिलती हैं तो एक तरीके उनके टक्कर के फलस्वरूप या उनमें आपस में मिश्रण के फलस्वरूप एक प्रचंड तूफान की उत्पत्ति होती है। तो इसे हम प्री मानसून रेन कह देते हैं, और ये पूरे उत्तर भारत में हमको देखने को मिल जाती है। इस पर तूफान के साथ तेज बारिश होती है, मूसलाधार बारिश, कभी कभार ओले भी आते हैं। और ये चक्रवात भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसको अभी हम देख लेते हैं। इसके अलग अलग नाम है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। नॉर्वेस्टर जनरली एक स्थानीय पवनों का नाम है, लेकिन हमारे भारत उत्तरी, स्पेशली जो पूर्वी भारत है, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा वाला जो रीजन है, यहाँ इनको नॉर्वेस्टर नाम से बुला देते हैं। पूर्वी भारत जो है हमारा, इसमें काल बैसाखी इसी का एक तरीके से नाम है। पूरे की पूरे जो पश्चिम बंगाल में एक तरीका इनका स्थानीय नाम है काल बैसाखी। तो ये एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, प्री मानसून रेन को अलग अलग नामों से किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो काल बैसाखी जो नाम है ये हमारे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में इस नाम से इसको बुलाया जाता है। चेरी ब्लॉसम, ये कई बार पूछा गया है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। चेरी ब्लॉसम शॉवर चेरी ब्लॉसम क्या है, ये बारिश का जो प्रारूप है कर्नाटक और केरल में, स्पेशली जहाँ कॉफ़ी के बागान हैं, पहाड़ी यहाँ के जो हिली रीजन्स है वहाँ पर कॉफ़ी, कोकोस के बादाम मिलते हैं। तो कर्नाटक और केरल में कॉफ़ी के बादामों के लिए जो बागान होते हैं उनके लिए ये जो बारिश होती है बहुत लाभकारी होती है। तो वहाँ पर इसको चेरी ब्लॉसम शॉवर के नाम से, चेरी ब्लॉसम बारिश के नाम से भी जानते हैं। ये कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका ध्यान रखें। चेरी ब्लॉसम शॉवर्स क्या होती है, एक बात तो आप ध्यान रखें सॉरी,
कि इनको आपको शीत ऋतु में होने वाली जो बारिश है या शीत ऋतु में जो कुछ पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं उनके साथ आपको इनको मिक्स नहीं करना। चेरी ब्लॉसम या नार्वेस्टर या काल बैसाखी, ये जितने भी नाम हम देख रहे हैं ये प्री मानसून रेन के उदाहरण हैं। तो कर्नाटक और केरल में स्पेशली कॉफ़ी के बागानों के लिए, ये भी स्पेसिफिक फसल के लिए भी पूछा जाता है। तो चेरी ब्लॉसम साबर का संबंध किस फसल से है ये पूछ लिया जाता है, आपको समझ में आना चाहिए। चेरी ब्लॉसम जो साबर है स्पेशली कॉफ़ी की जो फसल होती है, कॉफ़ी की पैदावार के लिए स्पेसिफिकली इसका इम्पोर्टेंस है। ये कॉफ़ी के फूलों के खिलने में सहायक होती है। एक मैंगो साबर्स भी आती है, इसी को हम अलग नाम से बुलाते हैं आम्र वृष्टि या आम्र वर्षा भी कह देते हैं। आम्र वृष्टि, आम्र वर्षा, ये क्या है स्पेशली महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में और भी जो स्पेशली जो आम उत्पादक रीजन है वहाँ पर इस बारिश के आने से क्या है, आम की जो फसल होती है वो जल्दी पक जाती है। आम अत्यधिक मीठे और रसीले इस जहाँ जहाँ ये बारिश गिरती है, तो स्पेशली महाराष्ट्र में इसका नाम आम्र वर्षा है। दक्षिण भारत के रेफरेंस में हम इसको लेकर के चलते हैं, तो इसके कुछ अपने स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस है। एक और इसका नाम है बोर्डो चिल्ला। बोर्डो चिल्ला, बोर्डो चिल्ला क्या है? बोर्डो चिल्ला असम में इसका एक लोकल नाम है, असम में बोर्डो चिल्ला इसको कह देते हैं। तो ये कुछ गिने चुने जो प्री मानसून रेन है उसके कुछ लोकल नेम हैं और ये किस हिसाब से हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये भी हम देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें से अक्सर पूछे जाते हैं चेरी ब्लॉसम सावर को लेकर के, आम्र वृष्टि को लेकर के या आम्र वर्षा को लेकर के, तो वो आप याद रखें। काल बैसाखी क्या है, तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमारी वर्षा गर्म जो ऋतु है, हमारी गर्मी से संबंधित जो बातें हैं, ग्रीष्म ऋतु से संबंधित बातें हमने समझने का प्रयास किया है। अब जो हमारे देश का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो है, या ऋतु के रूप में तो हम वर्षा ऋतु को पढ़ेंगे, लेकिन वर्षा ऋतु के पढ़ने के साथ ही हम क्या है, देश ही नहीं पूरे क्लाइमेटोलॉजी में मोस्ट कॉम्प्लिकेट जो सिस्टम्स हैं उसमें से कुछ एक स्पेसिफिक जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जटिल जो तंत्र हैं जलवायु के, तो मानसून को हम समझने का, क्योंकि हम वर्षा पढ़ेंगे, वर्षा ऋतु पढ़ेंगे, तो भारत और मानसून एक दूसरे से अविभाज्य है, दोनों एक दूसरे के अंग हैं। भारत ही मानसून को ठीक ढंग से डिफाइन करने वाला, एक जितना मानसून का जो प्रारूप इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिलता है, पूरी दुनिया में इतना सुदृढ़ और सुस्पष्ट प्रारूप हमको देखने को नहीं मिलता। पहले हम वर्षा ऋतु की बातें करेंगे, उसके बाद हम जो वर्षा ऋतु के लिए आवश्यक जो कारक हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम वर्षा ऋतु का केवल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, अगले वीडियो में हम मानसून और उसके मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करेंगे। तो वर्षा ऋतु का जो टाइम है वो टाइम क्या है, मध्य जून से लेकर के और सितंबर तक, ये इसका टाइम टेन्योर है। और हमारे यहाँ का जो भारत को स्पेशली क्या है, मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून का जुआ क्यों कहते हैं मानसून का जुआ? क्योंकि हमारे देश की जो इकोनॉमी है अभी भी एग्रो बेस्ड है। हालांकि अब परिस्थितियां बदली ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये बात निकल के आती है कि लगभग 50% जो हमारे देश का तबका है वो आज भी सीधे तौर पे कृषि संबंधी या कृषि जनित उत्पादों संबंधी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। तो हमारे लिए कृषि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाती है और कृषि मूलतः निर्भर करती है पानी पे। और भारत में अगर हम बात करें तो सिंचाई की सुविधाएं अभी कोई बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, या बहुत, हालांकि पिछले कुछ समय में परिस्थितियां अनुकूल रूप से हमारे हित में आई हैं, लेकिन फिर भी उसमें और सुधार की अपेक्षा भी बहुत है। और ये जो बारिश का मौसम है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में। अगर मानसून अच्छा है तो भारत की जो कृषि व्यवस्था है
भारत की जो स्पेशली खरीफ की जो फसलें हैं उनके प्रोडक्शन में और मानसून के अच्छे बुरे होने में सीधा सीधा संबंध है। मानसून अच्छा है, पैदावार बहुत अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी तो किसानों के पास पैसा आएगा, देश में खुशहाली आएगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। मानसून खराब है तो परिस्थितियां इसके विपरीत हो जाएंगी, किसानों की फसलें खराब होंगी, क्योंकि अधिकांश जो हमारे यहाँ किसान हैं छोटे हैं, सीमांत किसान हैं, तो उनकी स्थितियां बिगड़ेगी और कहीं ना कहीं देश की आर्थिक स्थिति भी इससे प्रभावित होगी। किसानों के मुआवजे से लेकर के सरकार पर भार भी पड़ेगा। तो स्पेशली क्या है, इंडिया को लंबे समय से इसी कारण मानसून का जुआ हम कहते आए हैं। मानसून का मैकेनिज्म पूरा, अब चूंकि हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं वर्षा ऋतु, लेकिन अभी अगर हम मानसून का सिस्टम देखेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज इस वीडियो को हम यहीं क्विट कर देते हैं। अगली वीडियो में हम मानसून पूरे मैकेनिज्म को वर्षा ऋतु के समझ जितना हमसे हो सकेगा 1 या 2 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कुछ बातें रह गई हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय।